हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बुक है दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और इसको लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे शेयर्स में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं, लेकिन इन सब के पीछे हाथ था बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, जो वॉरेन बफेट ने अच्छे से पढ़ी थी। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ आएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वे करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शेयर्स बहुत कम दामों पर खरीदे थे। ऐसे ही 2019 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश कर गया था। वह समय भी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते, यानी उन्हीं शेयर्स को कम दामों पर खरीद लेते, तो उनका नुकसान फायदे में बदल जाता। तो इस तरह से मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह से क्रैश करता है। उस समय हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि पैनिक करना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वे रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नज़र रखें। अध्याय 2, बीवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 बराबर है। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वह समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वह कई गुना बढ़ेगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख का ज़मीन का प्लॉट लिया था, तो 10 साल बाद वह 10 लाख का हो सकता है। लेकिन वही 1 लाख घर पर रखोगे तो वह 1 लाख ही रहेगा। बैंक में भी थोड़ा सा ही ब्याज मिलेगा। अध्याय 3, स्टॉक्स ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शियली। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बीट शेयर्स करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हासिल करना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती है और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अध्याय 4, REITs कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। REITs का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनीज है जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग आदि रेंट पर देती है। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती है। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को भी घाटा नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो टेनेंट आपको किराया देता रहेगा। आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट आदि का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो,
आंख बंद करके तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। अध्याय 5, एज डजंट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है, इसलिए अपनी उम्र को इससे आड़े ना आने दें। लेकिन कुछ बात जरूर याद रखें, एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के खर्चों को ध्यान में रख कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान ये भी दिमाग में रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। अध्याय 6, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग दो तरह की होती है, अग्रेसिव और डिफेंसिव। अग्रेसिव में लोग भाग्य भरोसे किसी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं, या तो वे करोड़पति बन जाते हैं या रोडपति। ये तरीका बहुत ज़्यादा रिस्की है और लेखक इसके लिए मना करते हैं, इसे ही जुआ कहा जाता है। इसके विपरीत डिफेंसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी सेफ है। इसमें आप कंपनी की एनालाइज खुद करते हो, तभी जाके कोई फैसला लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी के शेयर्स ढूंढने के लिए लेखक ने कुछ टिप्स दिए हैं। पहला, हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए हों। दूसरा, जब कंपनी के असेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा होने चाहिए। तीसरा, कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत काम हो। चौथा, कंपनी ने 10 साल तक लगातार मुनाफा कमाया हो। पांचवा, कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड किया हो। छठा, कंपनी के शेयर की पीई रेशियो पिछली अर्निंग की 15 गुना से ज़्यादा ना हो। सातवां, प्राइस टू असेट रेशियो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज़्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रख कर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं। अध्याय 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। समझदार इन्वेस्टर वे हैं जिन्होंने स्टॉक का काफ़ी ज्ञान हासिल किया है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं। पहला, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लंबी अवधि में वह ऊपर ही जाती है। दूसरा, पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर के गिरने से बहुत डर जाते हो? अगर ऐसा है तो शेयर के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप की कंपनीज में लगाते हैं। तीसरा, उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हो। चौथा, पेनी स्टॉक्स में पैसा ना लगाएं, बहुत बार वे डूब जाते हैं। पांचवा, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जाती है और आपको प्रॉफिट होता है। छठा, हमेशा खबर पढ़ें लेकिन फेक और पेड न्यूज़ से सावधान रहें। सातवां, एक्सपर्ट्स पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपका पैसा है इसलिए आप डिसीजन लें। अध्याय 8, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के और भी कई तरीके दिए हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार है। पहला, कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, ये बहुत रिस्की है और जुए की तरह है। दूसरा, सब आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, वे बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं, कुछ ही आईपीओ आपको लाभ देते हैं। तीसरा, बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसा ना लगाएं जिसकी पीई रेशियो 25 से ज़्यादा है। चौथा, गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। पांचवा, कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसा ना लगाएं, बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हाथ कट जाएंगे। छठा, अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी खरीद लें। जैसे अगर एलॉन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करे तो सब उसे खरीद लेंगे। सातवां, जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हों उसके शेयर्स ना खरीदें। अध्याय 9, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि तुक्के या गैस वर्क पर। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी पैसे लगा देते हैं और फिर इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया। इसलिए प्रॉपर एनालाइज करें,
ऐसा ना हो कि कमाने के बजाय आप गंवा रहे हो। जब आप पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स होते हैं तो उसमें कुछ लॉस भी होते हैं, कुछ प्रॉफिट में। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस पता करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डायरी पर लिखकर और बेसिक मैथ्स करके आप पता लगा सकते हैं। जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो उसे बेच दें। कुछ लोगों को उन शेयर्स से प्यार हो जाता है, वे सोचते हैं ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इससे उनको फ़ायदा उतना ही होता है जितना फिक्स डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को, और इस तरह कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता। इसलिए टेक्निक को प्रॉपरली समझें। अध्याय 10, मार्केट वोलेटिलिटी इज़ यूज़फुल। जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है उसे वोलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को इससे पैनिक होता है। जब शेयर प्राइस गिरता है तो वो उसे डर के मारे बेचने लगते हैं। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए कभी भी पैनिक में शेयर ना बेचें। जब शेयर प्राइस नीचे हो तो उसे खरीदें और जब ऊपर चला जाए तो ही उसे बेचें। इस तरह से आप वोलेटाइल मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। अध्याय 11, बी अवेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइज़र पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र तभी लें अगर आपको बहुत लॉस हुआ हो, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा हो, अगर आप रिटायर हुए हो। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइज़र भी होते हैं, उनके झांसे में ना आए। कोई आदमी अगर नीचे दी बातों को बोलता है तो समझ लें कि वह फेक है। पहला, ऐसा मौका लाइफ में एक बार आता है। दूसरा, क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहते? तीसरा, मेरे पास खास ट्रिक्स है जो कोई नहीं बताएगा। चौथा, आप मेरे मेथड से बहुत पैसे बना लोगे। ऐसी बातें फेक एडवाइज़र आपको फंसाने के लिए बोलते हैं और बाद में आपको लूट लेते हैं। इसलिए क्वालिफिकेशंस और क्रेडेंशियल देखकर ही अपना एडवाइज़र चुनें। अध्याय 12, सिक्योरिटी एनालाइज। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस ज़रूर कर लें, लेकिन ये काम इंसान के वश के बाहर होता है। इसमें बेसिक अलजेब्रा का यूज़ होता है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही कर सकता है। लेकिन इसके अलावा ये बेसिक चीज़ें भी देख लें। कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख लें, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कैसा है इत्यादि। अध्याय 13, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो मार्जिन का ध्यान रखें। शेयर को ट्रू वैल्यू के 50% नीचे होने पर ही खरीदें। अगर कोई शेयर आज भाग रहा है तो आंख बंद कर उसमें घुस ना जाएं, बल्कि उसके नीचे आने का इंतज़ार करें। इस टेक्निक से आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।